हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माँ शारदा स्टडी पॉइंट पे। आज हम बात करने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में कि लेसन प्लान कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि लेसन प्लान हमारा कैसे बनता है। तो हम आगे आएंगे। आगे आने के बाद हम लेसन प्लान देखेंगे। आज मैथ का लेसन प्लान बनाएंगे। देखिए, इसमें दिया है पाठ योजना, यानी कि हमारा जो लेसन प्लान है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहेगा। आप देख रहे हैं विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे वहाँ के विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, आप जिस तारीख को पढ़ाने जाएंगे उस दिन का तारीख लिखेंगे। किस कक्षा में जा रहे हैं वह कक्षा लिखेंगे। कौन सा विषय है विषय लिखेंगे। क्लांश यानी चक्र, पता है ना, घंटी पीरियड समझ रहे होंगे कि आपका कौन सा पीरियड है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जो भी होगा आप लिख देंगे। उसके बाद अवधि, आपका क्लास जो है और कितने समय का है, 35 मिनट है, 40 मिनट है, 45 मिनट है, जितने मिनट का रहेगा आप उतने मिनट लिख देंगे। उसके जस्ट नीचे प्रकरण लिखकर अब जो आप प्रकरण पढ़ाने वाले हैं तो आप पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछिएगा। प्रस्तावना प्रश्न में बच्चा जब उत्तर दे देगा तो आप यहाँ पर अपना प्रकरण लिख दिएगा, जैसे हम घातांक लिखे हैं। उसके बाद सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य जो है यह विषय से संबंधित होता है। आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आप जिस विषय का टीचिंग करा रहे हैं बच्चों को, वह उस विषय से आपका सामान्य उद्देश्य निर्धारित होता है कि आप उस विषय के प्रति क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो बच्चों को सामान्य उद्देश्य के तहत उस विषय के प्रति हम रुचि उत्पन्न कराते हैं, उत्सुक उसको बनाते हैं, यानी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक ढंग से उसको सक्रिय करते हैं। वह बच्चा इस लेसन प्लान को समझे और उस विषय के प्रति तत्पर हो सके। फिर उसके बाद आता है, हम कम से कम 10-12 सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, जो कि हम यहाँ पर 10 सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है? यह जो आपका प्रकरण है उससे संबंधित होता है, यानी टॉपिक से, यानी कि आप जो पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं, उससे यह विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होता है। विशिष्ट उद्देश्य में 3 होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, यानी यह तीनों के तहत हम विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण करते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक के तहत हम लिखे हैं छात्रों को घातांक का प्रत्यास्मरण कराएंगे, यानी कि जो घातांक हमारा प्रकरण है उसका प्रत्यास्मरण कराएंगे। उसके बाद दूसरा है ज्ञानात्मक। अब आएगा भावात्मक। भावात्मक में देखिए लिखे छात्रों को घातांक के बारे में बताएंगे, यानी घातांक के भावों को हम उसको बताएंगे। और तीसरा है क्रियात्मक। क्रियात्मक में छात्रों को घातांक का दैनिक जीवन में उपयोग करना सिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सहायक सामग्री, यानी कि आप सहायक सामग्री बच्चों को पढ़ाने के लिए आप किस किस सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं वह आप अपने साथ लेकर जाएंगे, जिससे कि बच्चे उसको देखकर, समझकर और अच्छी तरह से वह सीख सके, उसके ज्ञान में बढ़ोतरी की जा सके। इसीलिए हम अपना सहायक सामग्री लेते हैं। जैसे कोई चित्र हो गया, मॉडल हो गया, संकेतक हो गया, यानी कि सब क्या है, हमारे सहायक सामग्री हैं जो हमारे शिक्षण क्रिया को बहुत आसानी और क्रिएटिविटी बनाते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। हम पूर्व ज्ञान यानी कि जो बच्चे का पहले से जो ज्ञान है उस वर्तमान ज्ञान को उससे जोड़कर हम उस बच्चे को पढ़ाएंगे, यानी कि हम आज जो पढ़ा रहे हैं वह बच्चा पहले से जानता हो, उसके बारे में पहले से वह कुछ ना कुछ जानता हो। पूर्व ज्ञान से जो पहले सीखा हुआ ज्ञान है उसको वर्तमान ज्ञान से जोड़कर ही पढ़ाना ही वह पूर्व ज्ञान होता है। ठीक। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम प्रश्न पूछते हैं जिससे कि बच्चा पूर्व से जानता हो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप लिखे हैं हम क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन। जो लड़के होंगे तो छात्राध्यापक कथन लिखेंगे और लड़कियाँ होंगी तो छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे। उसके बाद छात्र छात्रा अनुक्रिया। पहला प्रश्न हम पूछ रहे हैं कुछ प्राकृतिक संख्या बताइए, तो बच्चा उत्तर देगा 1 2 3 4 5, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो फिर हम जो उत्तर बच्चा दिया है इसी से हम दूसरा प्रश्न स्टार्ट करेंगे।
दूसरा प्रश्न स्टार्ट करेंगे कि संख्या 2 तथा संख्या 5 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। तो बच्चा फिर उत्तर देगा कि 10 प्राप्त होगा। फिर हम इसके उत्तर से फिर अपना अगला प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो अगला प्रश्न स्टार्ट करेंगे तो लिखें, देखिए आपके सामने है कि अगर संख्या 10 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो 100 प्राप्त होगा। बच्चा उत्तर देगा 100। अब हम आगे बढ़ते हैं। संख्या 100 का घात अगर 2, 3, 4, 5 इत्यादि रहे, अर्थात तो इसको 100 का घात 2, 100 का घात 3 लिखेंगे तो उसे गणितीय भाषा में क्या कहेंगे। तो बच्चा उत्तर देगा कि घातांक कहते हैं, घात या घातांक, जिसे हम इंग्लिश में पावर कहते हैं। उसके बाद हम उद्देश्य कथन बोलेंगे कि अतः बच्चों आज हम घातांक के बारे में अध्ययन करेंगे। जब ये हमारा बच्चा उत्तर दे देता है, प्रकरण बता देता है, तो प्रकरण में हम लिख देते हैं घातांक। उसके बाद अपना प्रस्तुतिकरण यानी घातांक के बारे में अब बताएंगे कि घातांक क्या होता है, क्या इसके नियम क्या है, सब इसके बारे में हम बताएंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए आपका आ गया घातांक। अब घातांक कैसा होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको दिया गया है। इसमें भी होता है शिक्षण बिंदु होता है। शिक्षण बिंदु मतलब कि आपका टॉपिक क्या है। छात्राध्यापक छात्राध्यापिका तो आप जानते ही हैं, छात्र छात्रा अनुक्रिया जानते ही हैं। श्यामपट्ट कार्य, आप जो भी कार्य कर रहे हैं श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे कि क्या क्या आप श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हैं। तो हम लिख देखते हैं आपके सामने है। किसी संख्या पर घात लगाना या घातांक एक गणितीय संक्रिया है जिसमें किसी संख्या को लगातार अपने से 2 या 2 से अधिक बार गुणा किया जाता है। जितनी बार गुणा किया जाता है वह उस संख्या का घात या घातांक कहलाता है। घातांक क्रिया में 2 संख्याएं प्रयोग की जाती हैं। कितनी संख्याएं प्रयोग की जाती हैं? घातांक क्रिया में 2 संख्या प्रयोग की जाती हैं, जिसमें एक आधार एवं एक घातांक होता। ठीक, आप देख रहे हैं उदाहरण हमने ले लिया। एक पर है 50, यानी कि इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो यानी कि इसको हम जब हम गिनेंगे कि शून्य कितना है, जब 5 शून्य है तो हम क्या करेंगे, 10 पर 5 लिख देंगे। इसमें क्या होगा, इसमें 10 जो है हमारा नीचे वाला जो है आधार है और उसके सर पर जो है वह घात या घातांक है। फिर हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि बीच बीच में हम बच्चों से प्रश्न पूछते रहेंगे कि 81 का घात लिखिए। जैसे हम लिखें कि 81 को घातांक के रूप में लिखिए, तो बच्चा अपना उत्तर देगा कि 81 को 9 गुणे 9, यानी 2 बार 9 रिपीट हो रहा है, तो उसका घात क्या हो जाएगा, 9 का घात 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं, घातांक के कुछ नियम हैं जो इसको आगे हम पढ़ रहे हैं। पहला नियम है कि एक ही आधार वाले घातीय संख्याओं का गुणन निकालना, यानी आधार क्या रहेगा, सेम रहेगा और घात अलग अलग रहेगा, तो उसका गुणा निकालना होगा। तो क्या करेंगे, ए का घात m गुणे ए का घात n बराबर क्या करेंगे, ए प्लस ए का घात m प्लस n लिख देंगे। अब अगला नियम है एक ही आधार वाले घातीय संख्याओं का भाग निकालना, यानी आधार सेम है और आधार घात अलग अलग है, तो उसका भाग कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है ए का घात m बटा में ए का घात n बराबर ए का घात m माइनस n, यानी कि जो नीचे वाला है जो हर है वह ऊपर जाएगा तो वह माइनस में हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। नियम तीसरा में आते हैं, किसी घात वाली संख्या का मान निकालना, यानी जो घात वाली संख्या है और उसके ऊपर भी घात रहेगा तो उसका मान कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ए का घात m है और इसके पूरे का घात क्या है, n है। तो इसका अगर मान निकालना होगा तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, जो ए का घात m था और पूरे का घात n था, उसको क्या करेंगे, घात को गुणन में कर लेंगे, यानी कि ए का घात m गुणे n हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब नियम 4 के आगे तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है अलग अलग आधार, यानी आधार क्या रहेगा, अलग अलग। पहले था समान आधार था तथा समान घात वाली संख्याओं का गुणन, यानी उसके जस्ट उल्टा है। पहले समान आधार था और घात अलग अलग था, अब है आधार क्या है, अलग अलग है और घात क्या है, समान है। जैसे यहाँ पर देखते हैं ए का घात m गुणे b का घात m बराबर लिखेंगे 1 गुणे b पूरे का घात m। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग आधार तथा समान घातांक वाली संख्याओं का भाग निकालना, यानी कि अलग अलग आधार रहेगा और घात क्या रहेगा, समान रहेगा, उसका भाग कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। जैसे कि दिया है ए का घात m भागा b का घात m, इसको इस प्रकार लिखेंगे a बटा b पूरे का घात क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। नियम 6 में आते हैं। शून्य के अलावा अगर कोई भी संख्या के ऊपर अगर शून्य घात है तो उसका मान 1 होगा, यानी कोई भी संख्या रहे अगर उसका घात शून्य रहेगा तो उसका मान 1 ही होगा।
वह 100 क्यों ना हो, वह 1 करोड़ भी रहेगा तो इसके घात पर, उसका घात अगर शून्य रहेगा तो वह क्या, इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। और आगे हम बढ़ते हैं। अब बच्चों से जब हम पढ़ा लेंगे, प्रक्रम पढ़ा लेंगे, यह सब बता देंगे, प्रस्तुतिकरण करा देंगे, तो हम बच्चों से हम क्या करते हैं, कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, यानी फीडबैक लेते हैं कि बच्चों को क्या क्या आया, क्या क्या समझ में नहीं आया, उसको देखेंगे। तो कुछ प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न जो 4-5 प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, अगर समझ में आ जाएगा तो यह प्रकरण हमारा पूरी तरह एकदम सही रहेगा। अगर नहीं बच्चा समझ में आता है तो फिर से इसी प्रकरण को फिर से हम बनाएंगे और फिर से इसे बताएंगे। फिर गृह कार्य देंगे, जैसे होमवर्क जिसे हम इंग्लिश में करते हैं होमवर्क, यानी कि गृह कार्य देंगे। और गृह कार्य देने के पश्चात बच्चा घर से अपना कार्य कर कर लाएगा, हम अगले दिन चेक करेंगे, बच्चा समझा, जहाँ नहीं समझेगा वहाँ पर फिर बताएंगे। और यह इसके होते अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे। तो ये आज का था हमारा लेसन प्लान। लेसन प्लान कैसे बनता है, गणित का लेसन प्लान हम आपको दिखाएं, यह कैसे होता है, क्या होता है। तो आपको हम आप इस वीडियो को देखेंगे, अगर जहाँ त्रुटि हमारे जी है वहाँ पर माफ़ कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, हम आगे से जब भी वीडियो बनाएंगे उसमें हम सुधार करते जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमारे इसे लाइक कर दीजिएगा और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। यह वीडियो हम यह वीडियो आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहे हैं। आप टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।